हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गधे खंड के 11 चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन के कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारांश से। तो देखो, पाठक सारांश हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मल्य जी की एक उत्कृष्ट रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है मल्य जी की। ये किनकी रचना है? ये रचना है मल्य जी की। तो मल्यज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मल्यज के लिए जीवन जीने के कार्य जैसा था। तो देखो, जिस तरह से हमें से बहुत सारे लोगों की ये डेली का शेड्यूल रहता है, ये आदत होती है कि हम डायरी लिखते हैं, तो उसी तरीके से मल्य जी के लिए भी ये जीवन जीने के जैसा कार्य था। वो रोज डायरी लिखते थे। ये डायरी मल्यज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफी बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। तो उस टाइम उनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ था, कैसा उनका निजी जीवन था, तो वो सारी चीज़ें हमें इस डायरी से पता चलती है। ठीक है, ये एक गहरा रिश्ता इनके बीच बनाते हैं कि उनकी क्या क्या तकलीफें रही थी, क्या क्या उनकी बेचैनियाँ रही थी, ये सारे डायरी में साफ साफ प्रदर्शित होती है। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं से देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मल्यज ने प्रकृति एवं मानस के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो प्रथम डायरी में, डायरी के प्रथम अंश में उन्होंने किन के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है? तो उन्होंने प्रकृति एवं मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो मिलिट्री की जो छावनी हो रही है, जो ट्रेनिंग किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वृक्ष काटे जा रहे थे। लेखक वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संदेश देता है, उनकी यूनिटी का संदेश देता है। वृक्षों का चित्रण करते हुए मल्यज लिखते हैं कि जब वे बोलते हैं तो एक भाषा में गाते हैं, जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक भाषा में गा रहे हैं, और जब वे रोते हैं तो भी एक ही भाषा में। ठीक है, तो ये सारा वर्णन उन्होंने डायरी के प्रथम अंश में किया था, जहाँ पे उन्होंने वृक्षों और प्रकृति और मानव, इन दोनों के बीच के रिश्ते को, इन दोनों के बीच के समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर इसी अंश में लेखक ने जाड़े के मौसम में घने कोहरों का सजीव चित्र अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ठंड के मौसम में कोहरे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस कोहरे का भी, इस चित्र का भी वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। साथ ही ऐसे ठंडे मौसम में भी कलाकार के हृदय में आग है, लेकिन उसका दिमाग ठंडा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप एग्जाम में अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो इसके लिए आपके हृदय में एक आग होनी चाहिए। अगर आप एक सेकंड भी अपना टाइम कहीं वेस्ट कर रहे हो, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर चैट कर रहे हो, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे चैट करते रहते हैं, तो जो आप चैट करते हो उस टाइम आपके हृदय में एक आग होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपने टाइम का, अपने इस लाइफ का एक सेकंड भी फालतू में वेस्ट नहीं करना, बल्कि हर एक सेकंड का यूटिलाइज करना, उससे बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है। तो आपके हृदय में एक आग होनी चाहिए। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठो तो उस टाइम आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए और आपका फोकस बस अपनी पढ़ाई पे रहे, उस सिस्टमेटिक में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, अच्छे मार्क्स से, सबसे अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, तो आपको अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपके पास आज आखिरी दिन है, और उस दिन चाहे कितनी भी लेट हो जाए, आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही रहना है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इमरजेंसी आप लोग खुद आज से क्रिएट करो। और अगर मैं आपको एक वीडियो, जैसे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया, तो इसी दिन, आज ही के दिन आप इस कंप्लीट चैप्टर को अभी के अभी कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आपने आज वीडियो देखा फिर आप कल देखोगे या परसों देखोगे, आपने अपना शेड्यूल डिले कर दिया, ऐसा नहीं है। आज मैंने वीडियो अपलोड किया, आपको आज ही के आज कंप्लीट को कवर करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक कलाकार के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वो खुद ठंडा हो। ठीक है, दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती की फसलों से की है। तो दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता है। तो जैसा कि मनुष्य होता है और जैसा कि फसल होता है, पहले वो बढ़ता है, फिर वो पकता है यानी कि बूढ़ा होता है, और वो फिर कटता दिखाई देता है यानी कि फिर वो मर जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में एक और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। तो तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने जो उस चिट्ठी का इंतजार था, वो चिट्ठी नहीं आया, तो उसमें उनकी जो मनोदशा थी, उन्हें जो दुख हुआ, उसका वर्णन उन्होंने अपने तीसरे दिन की डायरी में किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। फिर चौथी डायरी में देखो, अब तक हमने 1, 2 और 3 दिन की डायरी को देख लिया। अब हम देखने वाले हैं चौथे दिन की डायरी में उन्होंने क्या कुछ वर्णन किया था। तो चौथे दिन में डायरी में लेखक बरभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का ये प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है।
अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। उसका सहज चित्र डायरी में प्रस्तुत है। तो लेखक ने चौथी डायरी में ये बताने का प्रयास किया है कि एक जो लेखक होता है वो कितना सरल होता है, कितना मिलनसार होता है। और लेखक मल्लेश जो है वो अपनी रचनाओं पर भी चौथी डायरी में गर्व करते हैं। ठीक है, तो कौसानी में कुछ दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा, बड़ा ही मनोरंजनकारी रहा। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखाया गया है। ठीक है, तो दो शिक्षकों का चित्रण भी उन्होंने किया था, उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को उन्होंने दिखाया था। फिर पांचवी डायरी में लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया। तो क्योंकि वो कौसानी में थे उस टाइम, तो उन्होंने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। फिर छठी डायरी में मल्लेश ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़े ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता था, साफ साफ दिखता था। फिर सातवीं डायरी में मल्लेश यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ में जीता भी है। उनके अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। तो जो मनुष्य है वो यथार्थ को रचता भी है और उन्हें भोगता भी है, लेकिन रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। बाल बच्चे जो हुए वे रचे हुए यथार्थ हैं और वे सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। तो मल्लेश ने लिखा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता और भोगता है। ठीक है, तो जिसमें वो जीता और भोगता है उसी संसार को जो इंसान है, जो आदमी है, वो रचता है। आदमी के होने की शर्त ही रचना है और भोगा जाना ही संसार है। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। अब द्वंद्व क्या हुआ, द्वंद्व समास मैंने आपको आज ही पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक द्वंद्वात्मक रिश्ता होता है किसके बीच में, रचने और भोगने के बीच में। इन दोनों का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कमने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगती है। यानी कि अर्थ और शब्द इन दोनों के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि जब शब्द बढ़ते हैं तो अर्थ में कमी होने लगती है, लेकिन जब अर्थ की अधिकता होती है तो शब्दों में कमी होने लगती है। ठीक है, फिर यानी कि शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। नौवीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव करने का कोशिश करेगा तो वो असुरक्षित हो जाता है, लेकिन वही अगर वो आक्रामक रूप अख्तियार कर ले तो वो अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है लेकिन अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में ही व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है। फिर 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद, इन दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। जो रचना होते हैं वो दस्तावेज की मदद से ही पूरे होते हैं, यानी कि दस्तावेज रचना के रॉ मटेरियल से, इसके कच्चे माल है। ठीक है, लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना रूपी करेंसी के वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। फिर 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक खुद को बहुत ही डरा हुआ इंसान मानता है। वो अपने खुद को भीतर से बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का डर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है और किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में एक और डर पैदा होने लगता है। और ये डर भी कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता जाता है उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे वो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिरता चला जाता है, समय के बाद उनके मन में और डर की मात्रा बढ़ने लगती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। मनुष्य जो है वो संघर्षों का सामना करते हुए बहुत ही तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मल्लेश ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़े ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में इस प्रस्तुत में किया है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इस डायरी में मल्लेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से इन सभी भाव का सहज चित्रण किया है। इस डायरी में व्यक्ति के क्या दायित्व और दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सान्निध्यता होनी चाहिए, ये सारे भाव यहाँ पे डायरी में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट सारांश है। अब सारांश से आपको पता चल चुका होगा कि इस डायरी में आपको कितने अंश पढ़ने थे। तो इन सारी चीज़ों को, सारांश को पढ़ने के बाद आपको पता चल चुका होगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने नहीं वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलय जी का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश के पिता का क्या नाम था? तो मल्लेश जी के पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा मल्लेश जी के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ और मल्लेश जी का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। अब मल्लेश जी के माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था प्रभावती। ठीक है, तो मल्लेश की माता जी का नाम था प्रभावती, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये हैं भरत जी श्रीवास्तव, और भरत जी श्रीवास्तव को भी हम मल्लेश कहते हैं। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? वो है मल्लेश जी यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। और इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ही बता दी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार मल्लेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्लेश जी का जन्म हुआ था 1935 में। भरत जी श्रीवास्तव का जन्म 1935 में हुआ था। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो ये एक डायरी है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश किस रोग से ग्रसित थे? तो मल्लेश जी क्षय रोग से ग्रसित थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, डायरी में से मल्लेश का काव्य संग्रह कौन सा है? तो डायरी में मल्लेश का काव्य संग्रह जख्म पर धूल है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जख्म पर धूल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी? तो एक खेत में लेखक ने पेड़ पर कौओं की कतार देखी थी। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक खेत में पेड़ पर उन्होंने कौओं की कतार देखी थी मल्लेश जी ने। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, बलभद्र ठाकुर की ये किताब मल्लेश ने कहाँ देखी थी? तो बलभद्र ठाकुर की किताब मल्लेश जी ने शमशेर जी के यहाँ देखी थी। ठीक है, ये जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, कुछ ही सेकंड में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शमशेर जी के यहाँ। अब बलभद्र ठाकुर की बात लेखक ने कही थी, वो डायरी के किस अंश में कही थी, किस दिन कही थी? इसका कमेंट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो, बिकॉज इसे मैंने सारांश में कवर कर दिया है। ठीक है, फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश किस दौर के कवि हैं? तो मल्लेश जी नई कविता के अंतिम दौर के कवि हैं, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश मन का कूड़ा किसे कहते हैं? तो मन का कूड़ा मल्लेश जी ने डायरी को कहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? तो मल्लेश जी रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये कृति है मल्लेश जी की, मल्लेश जी यानी कि भरत जी श्रीवास्तव की। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, मल्लेश का मूल नाम क्या था? तो मल्लेश जी का नाम क्या था? मल्लेश जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, ना कि अंधेरे में। ये मैंने आपको सारांश में बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरज की रोशनी में सुरक्षा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लेश जी ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? तो मल्लेश जी ने डायरी को 32 वर्षों तक लिखा था, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मल्लेश जी ने डायरी को 32 वर्षों तक लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, डायरी लेखन में मल्लेश ने क्या बताया है? तो डायरी लेखन में मल्लेश जी ने एक ठहरता हुआ जंगल बताया है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठहरता हुआ जंगल। तो अब हम इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, डायरी क्या है, यानी कि डायरी हम किसे कहते हैं? तो डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित के महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, जिसे वो बड़े ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहां हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, वहीं उसकी निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। यानी कि एक साहित्यकार एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके प्रतिदिन को ब्यौरा को वो जहाँ रिकॉर्ड करता है, उसे हम कहते हैं डायरी। और डायरी को पढ़ने पर जो लेखक होते हैं, डायरी से जहाँ हमें लेखक के उनके समय के उथल पुथल, यानी कि उस समय कैसा टाइम था, कितना वहाँ परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था, इन सारी चीज़ों का पता हमें उनकी डायरी को पढ़कर पता चलता है। ठीक है, यानी कि उनके निजी जीवन की कठिनाइयों का पता हमें उस डायरी को पढ़कर मिलता है। तो डायरी किसे कहते हैं ये तो कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? यानी कि डायरी को लिखने जाने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो देखो, डायरी व्यक्ति के अंतर्मन की सभी स्थितियों का लेखा जोखा होती है। यानी कि एक व्यक्ति के मन में क्या कुछ चल रहा है, हर एक चीज़ का लेखा जोखा वो अपने डायरी में रिकॉर्ड करता है। तो जैसे सत असत दोनों होती है, उसे लिखना
और इस रूप में लिखना कि पाठक उनसे रस मिले ये संभव नहीं होता, क्योंकि उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो जब उसे रिकॉर्ड करता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पाठक है उसे पढ़कर इंटरेस्ट हो, उन्हें इसमें कुछ पढ़ने में आनंद हो। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये सब संभव नहीं होता। हर एक लेखक इतनी आसानी से डायरी को नहीं लिख सकता और इसे पब्लिश नहीं कर सकता कि सारे जितने भी पाठक हैं उन्हें उसे पढ़कर आनंद महसूस हो। तो इसलिए डायरी का लिखा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ भाव चिंतन और शब्द का मेल बिठाना बहुत ही कठिन होता है। वो तटस्थता भी वहाँ पे आवश्यक होती है, उसका कागज़ पर भी उतारना महत्वपूर्ण है और ये स्थिति भी सहज नहीं होती है। तो इन सारी जितनी भी मुश्किलें हैं उनका सामना जो हमें करना पड़ता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो इसलिए डायरी का लिखा जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पाठक को इंटरेस्टेड रखे उस डायरी में, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये सहज संभव कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये सब कार्य नहीं कि डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। तो अब हमने 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया, अब हम बाकी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जून 1978 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। तो आपको याद होगा सारांश में मैंने आपको बताया था कि डायरी के 8वें अंश में यानी कि 8वें दिन इन्होंने अर्थ और शब्द इन दोनों के संबंध पर प्रकाश डाला था। इन्होंने 8वीं डायरी में कवर किया था। तो वहाँ हमने क्या कुछ पढ़ा था, शब्द और उनके अर्थ किसी भी रचना के मापदंड होते हैं। यदि शब्द अलग हो, उनके भाव कुछ और हो, तो ये लेखक पांडित्य को दर्शाता है, लेकिन परंतु सामान्य पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता है। डायरी में क्योंकि लेखक अपने यथार्थ की बात लिखता है, इसलिए शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। इस कारण डायरी लिखना भी कठिन हो जाता है, डायरी लिखना भी एक कठिन कार्य होता है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तो रचना सामान्य जन की होती है, लेकिन हालांकि अगर उसका विस्तार सीमित होता है उस समय, लेकिन जो रचना की उत्पत्ति का अड्डे स्रोत है, यदि अर्थ साथ साथ नहीं चलते हैं तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाती है, जिनमें पाठक उसे अपनी कल्पनाओं के अनुसार समझना होता है। यानी कि अगर शब्द जो हैं वो अर्थ के अनुसार चले तब तो हर एक जन उसे आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन अगर जो शब्द हैं वो अर्थ के अनुसार ना चले, यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते हैं, तो वो जो रचना होती है वो एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाती है और जिन्हें पाठक बस अपनी कल्पनाओं के अनुसार समझ बैठता है, उसे वो अच्छे पूरी तरीके से समझ नहीं पाता, क्योंकि वो जो लेखक होते हैं वो अपने पांडित्य को दर्शाने के लिए शब्द और अर्थ इन दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चलते। लेकिन अगर उन्हें साथ साथ लेकर चलते हैं तो वो हर एक जन अच्छे से समझ सकता है, लेकिन अगर साथ साथ लेकर नहीं चलते तो उस केस में जो पाठक होता है उसे बस अपनी कल्पनाओं के अनुसार उसे समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये शब्द और अर्थ के बीच का संबंध था। तो अब हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। तो मैंने आपको सारांश में बताया था कि डायरी के 10वें अंश में उन्होंने रचना और दस्तावेज इन दोनों के संबंध को बताया था कि जो दस्तावेज होते हैं वो रचना की रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल होते हैं, और बिना दस्तावेज के हम रचना की रचना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दस्तावेज एक विवरण है और रचना एक विवरण की व्याख्या होती है, उसकी रचनात्मक प्रस्तुति होती है। ये भी कहा जा सकता है कि दस्तावेज रचना हेतु कच्चा माल की घटनाएं, परिस्थितियाँ, भाव, विचार ये सारे दस्तावेज के अंग होते हैं, और ये दस्तावेज के अंग हैं इनसे यही रचना के आधार होते हैं, यानी कि इनके ही मदद से हम रचना कर पाते हैं। दस्तावेज के अभाव में रचना की सुगढ़ता ही नहीं है, बिना दस्तावेज के हम किसी भी चीज़ की रचना कर ही नहीं सकते। अतः रचना का आधार दस्तावेज ही होता है। रचना का एक रूप है, एक प्रस्तुति है जिसका आधार दस्तावेज होता है। वो हमारे भीतर की आंतरिकता की वाणी है जिसको हृदय समझकर रस मग्न हो उठता है। दस्तावेज एक मान के चलो कि रूखी रोटी है। दस्तावेज जो है वो एक रूखी रोटी है और उस पर घी चुपड़कर और उसमें दूध में मिलाकर ही रचना बनती है, जिससे जो रचना होती है वो रसमग्न यानी कि उसमें पाठक उसे पढ़कर इंटरेस्टेड हो उठता है। तो ये दस्तावेज होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो समझो रूखी रोटी होती है जिस पर घी चुपड़कर और दूध में मलकर रचना बनाई जाती है, और जो रचना होती है वो इंटरेस्टेड यानी कि रसमग्न हो जाती है, ठीक है। तो ये रचना और दस्तावेज में ये फ़र्क होता है। रचना जो होते हैं वो दस्तावेज की मदद से ही बनते हैं और दस्तावेज रचना के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती का छंद से क्या आशय है। तो धरती का छंद इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या आशय हुआ, अब हमें ये बताना है। तो लेखक जब कभी डायरी लिखते समय कविता की मूड में आ जाते हैं तो शब्द और अर्थ के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। जब शब्द और अर्थ ये दोनों साथ नहीं चलते हैं, यानी कि शब्द और अर्थ ये दोनों साथ में नहीं चलते हैं, तो उस समय आकाश हो जाता है, और इस आकाश में जो रचनाएं होती हैं वो बिजली रूपी फूल की तरह खिल जाती है। लेकिन जब अर्थ और शब्द ये दोनों एक साथ चलते हैं
तो वो धरती का क्षण हो जाता है, यानी कि उस समय जो रचनाएं होती है वो जड़ पा लेती है। ठीक है, तो धरती का क्षण का क्या से हुआ, इसका से ये हुआ कि जब अर्थ और शब्द एक साथ होते हैं तो वो धरती का क्षण होता है, यानी कि उस समय जो रचनाएं होती है वो जड़ पा लेती है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन व्याख्या करने वाले ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, हम उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचना भी है, इसका क्या अर्थ हुआ। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही बार बता दिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलेच्छ की डायरी के 10 मई 1978 अंश से उद्धृत है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यथार्थ को जीना ही पड़ता है, उसमें पलायन संभव ही नहीं है। उसका यथार्थ कैसा भी हो उसको जीना ही पड़ता है। ये भी एक यथार्थ है। जीवन ही महासंघर्ष है, बिना संघर्ष व्यक्ति का जीना ही संभव नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यक्ति यथार्थ का भोग करता है और यथार्थ का सृजन भी करता है, यानी कि यथार्थ का भोग भी करता है, उसका यूज भी करता है और यथार्थ का निर्माण भी करता है। साफ है, संघर्ष संघर्षों को ही जन्म देता है। यही जीवन की गति है और ये भी माना जाता है कि गति ही जीवन है, जड़ता ही मृत्यु है। यही है आदमी का यथार्थ में जीना। आदमी यथार्थ का भोग करता है, वही अपने यथार्थ से ऊब जाता भी है और उसका एक भाग दूसरों को भी दे देता है। ये क्रम हमेशा निरंतर चलता चला जाता है। तभी ये माना गया है कि यथार्थ की रचना सामाजिक जीवन की जड़ता तोड़ने का एक सफल प्रयास है। ठीक है, तो अगर आपके व्याख्या करने में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे इस तरह से आंसर कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो इसे आप किस तरह से इसकी व्याख्या करोगे। तो यह पंक्ति मलेच्छ के 10 मई 1978 की डायरी से उद्धृत है। मानव संसार से जुड़ा है, तभी तो सृष्टि गतिशील है। वो सृष्टि का भोग भी करता है और उसकी रचना भी करता है, यही गतिशीलता है। ये भी सत्य है कि मानव अपने संसार को निर्माता स्वयं ही है, यानी कि मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं ही है। वो अपने अगल बगल कैसा एनवायरनमेंट रहेगा वो खुद उसका निर्माण करता है। उसका चित्त संसार को भोगता भी है और उसमें जीता भी है। यदि वो संसार से विमुख हो जाए तो उसकी संस्कृतता तोड़ दे तो फिर ये संसार ही उजड़ जाएगा। कर्महीन संसार शमशान बन जाएगा, मरु प्रदेश बन जाएगा। अतः संसार में संपृक्ति प्राणी मात्र का धर्म और विधाता के विधान का पालन है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। तो हमें जीवित रहना है, गतिशील रहना है और इसके लिए हम जिस किसी का निर्माण करते हैं वो कहलाता है रचा हुआ यथार्थ। जो कुछ किसी अन्य के द्वारा रचा गया है और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं वो कहलाता है भोगा हुआ यथार्थ। संसार का अर्थ है यथार्थ का भोग करना और नया यथार्थ सृजन करना। हम जो भी यथार्थ सृजन करते हैं, जिस यथार्थ का निर्माण करते हैं, वो दूसरे भी भोगते हैं। कैसे, तो या तो हम उन्हें वो अंश स्वयं दे देते हैं और या तो वे खुद अपने प्रयासों से वो अंश पा लेते हैं और फिर वो उस अंश को भोगते हैं। रचना व्यक्ति का धर्म है, रचना का स्थल समाज ही है। समाज से बाहर जाकर जो रचा जाता है वो दर्शन कहलाता है। समाज में रहकर जो रचा जाता है वो जीवन यथार्थ कहलाता है। उसकी रचना का आधार कर्म होता है। आदमी वही है, वह जो रचता है और जो भोगता है। वो जो कर्म करेगा, जो कुछ वो रचा जाएगा वो रचा जाता है और उसका भोग भी होता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कौन सा यथार्थ महत्वपूर्ण है वो सोचना व्यर्थ है। दोनों ही अन्योन्य आश्रित है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सर्जना फिर भोग, बिन सर्जना भोग कहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा जो है वो अंधकार में नहीं है, बल्कि आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए अगर हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो वहाँ है हमारी असली सुरक्षा। तो ये हमने डायरी के किस अंश में कवर किया था। जब मैंने सारांश को कवर किया था तो वहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को ही बताया था। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ये हमने डायरी के किस अंश में कवर किया था। ठीक है, फिर देखो, सुरक्षा डायरी में नहीं है, वहाँ मात्र पलायन है और पलायन कभी भी सुरक्षा का आधार नहीं बन सकता। सुरक्षा अंधेरे में नहीं मिलती, वहाँ दुबका जा सकता है, वहाँ छुपा जा सकता है और वहाँ आपका दिल बराबर धड़कता है, यानी कि दुख दुखी चाली रहेगी। यदि सुरक्षा पानी है तो मैदान में कई आदमी समाज के खुले प्रकाश में आइए और असुरक्षा से भिड़ जाइए, संघर्ष पर डट जाइए। सुरक्षा पलायन में नहीं, संघर्ष में है। चुनौती स्वीकार करके मुकाबला करने में और अपने को झोंक देने में, बचकर खड़े रहने में भी सुरक्षा नहीं है। डायरी लेखन किस प्रकार सुरक्षित हो सकता है, वहाँ हम भोगा हुआ यथार्थ लिख देते हैं। क्यों किया, क्या किया, यहाँ वहाँ उल्लेख नहीं होता। कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय भी नहीं होता। वहाँ लाइनें लिखी और छुट्टी पा ली है।
यह पलायन है, कायरता है, और वह व्यक्ति के लिए एक सुखद स्थिति नहीं है। वहाँ मात्र एक प्रकार का आवरण डालना है और अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर। अतः डायरी लेखन अपने को बचाने का सिद्धांत मात्र है। इसलिए लेखक जो कहते हैं वो सुरक्षा कहाँ है, वो डायरी में नहीं है, वो तो मात्र पलायन का एक साधन है। और पलायन जो है वो कभी भी सुरक्षा का आधार नहीं बन सकता। सुरक्षा अंधेरे में नहीं बल्कि जल की। अगर हम सुरक्षा जो है, अगर हम असल मायने में सुरक्षा चाहते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने किस डर की बात कहता है, इस डर की खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको याद होगा मैंने डायरी के 11वें अंश में मैंने आपको बताया था कि लेखक खुद को भीतर से बहुत ही डरा हुआ इंसान मानता है। तो लेखक अपने किस डर की बात कहता है, इस डर की क्या खासियत है, इसे अब हमें बताना है। ठीक है, तो लेखक ने 25 जुलाई 1881 को डायरी में डर की चिंता जताई है। ये पहला डर है, बुरी बुरी बीमारियों का डर। इसके साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति का भी डर समाया रहता है। जब घर का कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको डर सताता है, कहीं दूसरी भयंकर बीमारी लग गई तो क्या कर सकेगा। यह डर उसके तनाव का भी कारण बन जाता है। बाहर गया व्यक्ति समय में नहीं लौटता तो नाना प्रकार की आशंकाएं उभर जाती है, पर जब बाहर वाला आदमी मुकम्मल लौट आता है तो तनाव दिल की धड़कनों के साथ छूट जाता है। और जब बच्चे कोई पार्क पर खेल रहे होते हैं और वहाँ पे अंधेरा गिर जाता है तो अगर कोई बच्चे को नहीं दिखता तो उसे एक डर सताता है कि वो कहाँ गए। उस अकुराहट का उत्तर ना पाकर डर जो है वो बढ़ता चला जाता है। और ये सारे डर स्वाभाविक होते हैं। एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के सामने बीमारी एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसको हटाना संभव नहीं होता उसके लिए। बाहर गए परिजन, अगर कोई परिजन बाहर जाते हैं तो हमें जो चिंता सताती है, जो चिंता में सताती है, वो समाज के अपराधी मिजाज के कारण होती है। तो ये सारी चिंता ऐसी है जो स्वाभाविक होते हैं, जो आमतौर पर हम सभी के साथ होते रहते हैं। बच्चों का गायब होना उसके मन की कमजोरी का प्रतीक है। निसंदेह यहाँ डायरी में गहरी व्यंजना पिरोकर लेखक ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी कि यहाँ पे डायरी में उन्होंने इस तरीके से सभी चीज़ों का वर्णन किया है कि सभी का एक जीता जागता चित्र जो है वो चित्रण हो जाता है। ठीक है, जब कोई पाठ तो उन्हें उसे पढ़कर एक कंप्लीट चीज़ें पता चलती है कि इमेज के फॉर्म में। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कहाँ, मल्ल्या जी ने कहाँ कवर की थी, उन्होंने कवर की थी अपनी डायरी में। और जिसे हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा हंसते हुए मेरा अकेलापन में। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैस आउट। और वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, मल्लेश का मूल नाम क्या था। तो मल्ल्या जी का मूल नाम था भरतजी श्रीवास्तव। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी करवा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। तो ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में करवा दिया। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फिर इसके बाद एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरी क्या है। तो ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर आप लोग ठीक से याद कर लेना। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रसंग व्याख्या करने का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे भी आप लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये चैप्टर अब आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। फिर इस चैप्टर को आपको फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।